अगर कोई कातिल इतना परफेक्ट हो कि वो अपने पीछे एक भी सबूत ना छोड़े, तो क्या उसे कभी पकड़ा जा सकता है? करीब 79 साल पहले अमेरिका में एक ऐसा ही कत्ल हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस कहानी में एक खूबसूरत लड़की है, अधूरे सपने हैं, एक खौफनाक कत्ल है और एक ऐसा कातिल है जो पुलिस से खेलता रहा, क्लूज भेजता रहा, लेटर्स लिखता रहा, लेकिन फिर भी कभी पकड़ा नहीं गया। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसे सुलझाने के लिए पुलिस, डिटेक्टिव्स और एफबीआई तक ने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन कातिल कौन था? ये सवाल आज भी उतना ही अनसुलझा है। 1947 की जनवरी मंथ में उसकी बॉडी दो हिस्सों में मिली, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वहां एक भी खून का निशान नहीं मिला। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक ऐसा सस्पेक्ट और सुराग सामने आया जिससे कुछ देर के लिए लगा कि अब कातिल तक पहुंचना आसान है। पर 79 सालों बाद भी ये केस अनसॉल्व्ड है। और ये स्टोरी उसी केस की है जिसे दुनिया आज ब्लैक डाहलिया मर्डर केस के नाम से जानती है। ये कहानी है 22 साल की एलिजाबेथ शॉर्ट की, एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जो हॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर लॉस एंजल्स आई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे वो पहचान और शोहरत उसकी मौत के बाद मिली। 15 जनवरी 1947 की सुबह लॉस एंजल्स के लाइमर्ट पार्क एरिया में बेटी बर्सिंगर नाम की एक लेडी अपनी 3 साल की बेटी के साथ वहां से गुजर रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जब तक कि उसकी नजर झाड़ियों के पास परी एक अजीब सी सफेद पुतले जैसी चीज पर नहीं गई थी। दूर से देखने पर वो किसी मैनिक्विन जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही बेटी बेरसिगर उसके थोड़ा और करीब गई और उसे क्लोजली एग्जामिन करने की कोशिश की, तो वो डर से कांप उठी और उसकी चीख निकल गई। वहां जो कुछ भी था वो किसी भी इंसान की इमेजिनेशन से परे था। उनके सामने एक यंग लड़की की लाश पड़ी थी जो दो हिस्सों में कटा हुआ था। कमर से ऊपर का हिस्सा अलग और निचला हिस्सा अलग, और इन हिस्सों को जानबूझकर एक्सट्रीम प्रिसिजन के साथ अरेंज करके रखा गया था। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वहां खून का एक भी बूंद नहीं था, यहां तक कि कोई निशान भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो किलर ने इस कत्ल को अंजाम देने से पहले हर छोटी से छोटी बात की बारीकी से प्लानिंग की थी और फिर हर एविडेंस को बेहद ही कैलकुलेटेड तरीके से मिटा दिया था। और जब लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट मौके पर पहुंची तो वो भी इस क्राइम सीन को देखकर सन्न रह गई। विक्टिम की बॉडी पर कई गहरे कट्स के निशान थे और उसके फेस पर लिप्स से लेकर कान तक किसी शार्प चीज से खींचकर काटते हुए एक अजीब सा डरावना स्माइली फेस बनाया गया था। और पोस्टमार्टम में जो सामने आया उसने इस केस को और भी ग्रूसम बना दिया। पता चला कि उसके हाथ, गले और घुटनों पर रस्सी के निशान थे, जिससे साफ था कि मौत से पहले उसे बांधकर रखा गया था, टॉर्चर किया गया। और यह भी पता चला कि उसके साथ एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी हुई थी। लाश के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके चेस्ट एंड थाई पर कई कट्स के निशान थे। घुटने पर से भी एक मांस का टुकड़ा काटा गया था, जो बाद के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऐसा उसकी आइडेंटिटी को कंसील करने के लिए किया गया था, क्योंकि उसके नी पर एक रोज टैटू बना हुआ था। यहां तक कि उसके शरीर से कुछ सर्टेन ऑर्गन्स निकाले गए थे और सारा खून ड्रेन करके बॉडी को अच्छी तरह पानी से साफ भी किया गया था। इससे पुलिस के लिए एक बात तो साफ थी कि इसका कत्ल कहीं और किया गया और बाद में बॉडी को यहां लाकर फेंक दिया गया था। साथ ही उसके शरीर पर ऐसे ऐसे कट्स थे जिससे ये लग रहा था कि ये काम किसी ऐसे इंसान का है जिसे ह्यूमन एनाटॉमी की डीप अंडरस्टैंडिंग है और जो ये जानता था कि इंसानी शरीर के साथ क्या करना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बॉडी मिलने से अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 घंटे पहले उसकी मौत हुई थी। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशंस शुरू की तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो थी लाश की पहचान करना। पर उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा और सिर्फ 1 घंटे के अंदर उसकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार उसने आर्मी विंग में किसी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई किया था और साल 1943 में उसे एक बार पुलिस ने अंडर एज ड्रिंकिंग केस में अरेस्ट किया था। तब उसकी उम्र 19 साल थी। खैर उसके बाद उसे वार्निंग देकर और कुछ फाइन पे करने के बाद छोड़ दिया गया। तो पुलिस रिकॉर्ड में उसके सारे फिंगरप्रिंट्स और डिटेल्स मौजूद थे। उसके बाद उस लड़की की पहचान सामने आती है। उसका नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट, 22 साल की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका सपना था हॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना। लेकिन उसकी जिंदगी उतनी ही उलझी हुई थी जितना कि ये केस बनने वाला था। खैर उसके बाद ये खबर एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स में आग की तरह फैल गई। मीडिया मानो कि पागल ही हो गई हो। हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेजेस पर लगातार 4 महीनों तक एलिजाबेथ शॉर्ट की इस खबर को छापा गया। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है और क्यों। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि एलिजाबेथ 29 जुलाई 1924 को बोस्टन में पैदा हुई थी और ये 5 बहनों में तीसरी थी। शॉर्ट के पिता क्लियो एल्विन शॉर्ट जूनियर एक मिनिएचर गोल्फ कोर्स बनाते थे, जब तक कि 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में उनकी ज्यादातर लाइफ सेविंग्स डूब नहीं गई।
इस वॉल स्ट्रीट क्रैश के बाद ही एलिजाबेथ जब 5 साल की थी, तब इसके पिता ने इन सबको अबैंडन कर दिया और वो लॉस एंजलिस मूव कर गए। फिर इनकी माँ फीबी मे सॉयर ने ही इन लोगों को किसी तरह पाला। पिता के जाने के बाद इन लोगों का बचपन काफी गरीबी में गुजरा। कभी कभी तो खाने के लिए खाना भी नहीं होता था। बचपन से ही एलिजाबेथ का सपना था कि वो बड़ी होकर एक एक्ट्रेस बनेगी, या नहीं तो फिर वो मिलिट्री के लिए काम करेगी। इसलिए उसने आर्मी में जॉब के लिए अप्लाई भी किया था। और जब वो 15 साल की थी, तब एलिजाबेथ ने अपने पिता को लेटर लिखकर कुछ पैसे मांगे, और पैसे मिलने के बाद वो अपने उस पिता के पास लॉस एंजल्स आ जाती है, जिसे उसने 5 साल की उम्र के बाद से नहीं देखा था। पर यहां आने के बाद एलिजाबेथ की अपने फादर से आए दिन आर्ग्यूमेंट्स होने लगी, जिसकी वजह से उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और उनसे कहीं अलग रहने लगी, और पैसे के लिए एक बार में एज अ वेटरेस काम करने लगी। वो एक बेहद खूबसूरत और फ्री स्पिरिटेड वुमन थी, और इस नई जगह पर अकेली भी थी। जल्दी ही उसके कई सारे नए फ्रेंड्स और एलिजिडली बॉयफ्रेंड्स भी बन गए, और एलिजिडली अपने नए नए बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमना, ड्रिंक करना और हॉलीवुड में फिल्मों के लिए ऑडिशंस देना, ये उसके रोज का काम था। एलिजाबेथ का बचपन गरीबी में गुजरा, पिता छोड़कर चले गए, और बड़े होकर वो एक्ट्रेस बनने के जिस सपने के साथ लॉस एंजल्स आई, यहां भी उसकी जिंदगी रिलेशनशिप स्ट्रगल और अधूरे मौके के बीच ही फंसी रही। इसी बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसका एक सीरियस रिलेशनशिप भी सामने आया। मेजर मैथ्यू माइकल गॉर्डन, जो कि एक डेकोरेटेड आर्मी एयरफोर्स ऑफिसर था, उसके साथ एलिजाबेथ का रिश्ता काफी दिनों तक चला था। शॉर्ट ने अपने फ्रेंड्स को बताया था कि जब गॉर्डन इंडिया में एक प्लेन क्रैश में हुई इंजरीज से रिकवर कर रहा था, तब गॉर्डन ने लेटर लिखकर एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज किया था, और एलिजाबेथ ने तुरंत ही उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ट्रेजिकली 10 अगस्त 1945 को एक सेकंड क्रैश में गॉर्डन की मौत हो गई। इसीलिए एलिजाबेथ के कत्ल के बाद पुलिस ने गॉर्डन की फैमिली से भी पूछताछ की, लेकिन गॉर्डन की फैमिली ने इस रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस को मानने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे ये केस पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में फैल गया, और ये मीडिया में इतना पॉपुलर हो गया कि मीडिया ने उसे ब्लैक डाहलिया का नाम दिया, जो आगे चलकर इस केस की पहचान बन गया। ये ब्लैक डाहलिया नाम एलिजाबेथ के पर्सनल स्टाइल से ही लिया गया था। एक्चुअली वो ज्यादातर ब्लैक कलर के कपड़े पहना करती, इसलिए उसे ये नाम दिया गया। हालांकि इस नाम को उस वक्त की आई एक पॉपुलर फिल्म द ब्लू डाहलिया से लिंक करके भी देखा जाता है। इसी बीच पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन में किलर का कोई लीड नहीं मिला था, लेकिन उनकी इंक्वायरी में एक चीज कंफर्म थी कि जिसने भी ये किया है वो कोई मेडिकल प्रोफेशनल है, क्योंकि जिस मैनर में बॉडी को काटा गया और उसके चेहरे को जिस तरह स्लैश किया था, जो उसके लिप्स के कॉर्नर से लेकर कानों तक फैला हुआ था, वो सर्जिकल ब्लेड के कट्स थे, और ये काम कोई प्रोफेशनल सर्जन ही कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, मामला और उलझता गया। अब अमेरिका की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एफबीआई इस केस को टेक ओवर कर लेती है। इसके बाद एफबीआई कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी के 300 मेडिकल स्टूडेंट्स से बात करती है, इस उम्मीद में कि कहीं कोई क्लू या कनेक्शन मिल जाए, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। और उधर मीडिया जिस तरीके से इस केस को पब्लिक स्पॉटलाइट में रख रहा था, उसकी वजह से एलएपीडी और एफबीआई दोनों पर प्रेशर बनने लगा था, और इस कारण से इस केस को सॉल्व करना और ज्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा था। एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि पुलिस के पास अचानक से अलग अलग टाइम में लोग आने लगते हैं और कहते हैं कि ये कत्ल उसने किया है। पहले तो पुलिस को भी लगता है कि चलो अब फाइनली ये केस सॉल्व हो जाएगा और कातिल पकड़ा जाएगा। पर जब उन लोगों के स्टेटमेंट्स ले गए और क्रॉस एग्जामिन की गई, तो उन सबका टाइमलाइन और उनमें से किसी का भी लोकेशन इंसिडेंट की डिटेल के हिसाब से मैच नहीं हो रहा था। इसलिए बाद में पुलिस को उन लोगों को छोड़ना पड़ा, और ऐसे लगभग 60 लोग थे जो पुलिस के पास कन्फेस करने आए थे। खैर, बाद में पता चला, क्योंकि ब्लैक डाहलिया का केस लोगों के बीच इतना पॉपुलर था कि वो लोग भी इस केस का पार्ट बनना चाहते थे, ताकि न्यूज़पेपर्स में उनकी भी फोटो छपे और वो लोग भी उसी लेवल का फेम अचीव कर ले। ऐसा लगने लगा कि असली कातिल अब कहीं भी हो सकता है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। 21 जनवरी 1947 का दिन था। इन्वेस्टिगेशन अब भी आगे बढ़ ही रहा था। तभी अचानक एक ऐसा फोन कॉल आया जिसने इस केस को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया। जब एक अनजान आदमी ने खुद को एलिजाबेथ शॉर्ट का कातिल बताते हुए सीधे एग्जामिनर न्यूज़पेपर के एडिटर जेम्स रिचर्डसन के ऑफिस में कॉल किया। उस शख्स की आवाज में डर नहीं था, एक अजीब सा सुकून और घमंड था। कॉल पर उसने इस केस पर न्यूज़पेपर के कवरेज की तारीफ की, जैसे वो इस पूरी कहानी को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से देख रहा हो। फिर उसने कहा कि वो एक दिन खुद सरेंडर करेगा, लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि पुलिस उसे ढूंढती रहे और उसका पीछा करती रहे। और कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले
उसने एक और बात कही। उसने कहा कि तुम्हें एक मेल मिलेगा और उसमें तुम्हें बेथ शॉर्ट की कुछ पर्सनल चीजें मिलेगी। इसके 3 दिन बाद ठीक वैसा ही हुआ। उस न्यूज़पेपर ऑफिस को एक सस्पिशियस मनीला एनवेलोप मिला जिस पर लिखा था द लॉस एंजल्स एग्जामिनर एंड अदर लॉस एंजल्स पेपर्स। मगर उस एनवेलोप पर लिखे जो वर्ड्स थे वो किसी ने न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स से काटकर चिपकाए थे, जैसे कोई हर हाल में अपनी पहचान छुपाना चाहता हो। इसके अलावा एनवेलोप पर एक बड़ा सा मैसेज लिखा था जो कि था हियर इज डाहलियाज बिलोंगिंग्स, लेटर टू फॉलो। कहने का मतलब कि ये डाहलिया का सामान है, लेटर इसके बाद आएगा। और जब उस लिफाफे को खोला गया तो उसके अंदर एलिजाबेथ की कई सारी पर्सनल चीजें थीं। उसमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट था, कुछ बिजनेस कार्ड्स थे, कुछ फोटोज थीं, कागज के टुकड़ों पर कुछ लिखे हुए नाम थे और उसमें एक एड्रेस बुक भी था जिसके कवर पर मार्क हैंसन का नाम उभरा हुआ था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि पूरे पैकेट को गैसोलीन से बिल्कुल उसी तरह से क्लीन किया गया था जैसे शॉर्ट की बॉडी को किया गया था। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यह एक साफ इशारा था कि कातिल हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। पुलिस को अब यकीन होने लगा था कि ये पैकेट सीधे उसी इंसान ने भेजा है जिसने ये खौफनाक कत्ल किया था। और ये क्लियर इंडिकेशन था इस बात का कि कातिल पुलिस के साथ एक खेल खेल रहा है। लेकिन इतनी सफाई के बावजूद लिफाफे से कुछ आधा अधूरा फिंगरप्रिंट पुलिस को मिला। उम्मीद जगी कि शायद अब कोई सुराग हाथ लगेगा, इसलिए उसे जांच के लिए एफबीआई के पास भेजा गया। लेकिन जैसे इस केस में हर बार होता आया था, यहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया और रास्ते में ही वो फिंगरप्रिंट्स डैमेज हो गए और इसी वजह से उसे ठीक से एनालाइज नहीं किया जा सका। और एक बार फिर से सच हाथ आते आते फिसल गया। और जिस दिन ये पैकेट न्यूज़पेपर ऑफिस पहुंचा था, उसी दिन नॉर्टन एवेन्यू के पास एक सुनसान गली में पड़े ट्रैश कैन के ऊपर एक हैंडबैग और एक ब्लैक स्वेड जूता देखा गया। और ये जगह क्राइम सीन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। पुलिस ने तुरंत उन चीजों को अपनी कस्टडी में लिया। लेकिन यहां भी वही सेम कहानी रिपीट की गई। उसे भी गैसोलीन से इतनी सफाई से पोंछा गया था कि एक भी फिंगरप्रिंट बाकी नहीं बचा। अब यह साफ हो चुका था कि कातिल सिर्फ छुप नहीं रहा, बल्कि वो हर कदम पर पुलिस से एक चाल आगे चल रहा था, उन्हें भटका रहा था और हर सुराग को इतनी सफाई से मिटा रहा था कि सच हर बार सामने आने से पहले ही गायब हो जाता। खैर, आपको याद होगा कि उस लिफाफे में एक एड्रेस बुक भी था। पुलिस उस एड्रेस बुक में लिखे गए लगभग 75 सस्पेक्ट्स को उठाकर इंटरोगेट भी करती है, पर इसमें भी पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था कि वो लोग एलिजाबेथ शॉर्ट से कुछ ही टाइम के लिए ही मिले थे। उनमें से कोई शॉर्ट को डेट पर मिला था तो कोई किसी बार में। पुलिस ने तुरंत मार्क हैंसन, जो पैकेट में मिली एड्रेस बुक का मालिक था, उसको भी एज अ सस्पेक्ट ट्रीट किया। हैंसन एक अमीर लोकल नाइट क्लब और थिएटर का मालिक था और एक ऐसा नोन इंसान जिसके घर पर शॉर्ट अपने फ्रेंड्स के साथ रुकी भी थी। और कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग हैंसन ने इस बात को भी कंफर्म किया कि गली में मिला पर्स और जूता असल में शॉर्ट का ही था। और यहां भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता। खैर, इसके बाद कातिल एक और लेटर भेजता है जिसे एक बार फिर न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को काटकर और चिपका कर बनाया गया था। उनमें से एक में लिखा था आई गिव अप ऑन डालिया किलिंग इफ आई गेट 10 years, डोंट ट्राई टू फाइंड मी। और बाद में वो और 13 लेटर्स पुलिस के पास भेजता है और इन सब लेटर्स पर से गैसोलीन की हेल्प से सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए गए थे। मगर एक लेटर ऐसा था जिसमें फोरेंसिक टीम को एक फिंगरप्रिंट मिलता है और बाद में उस फिंगरप्रिंट को सारे सस्पेक्ट से मैच किया जाता है, पर किसी से भी वो फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता। और इसी तरह साल बीतता गया, सुराग मिलने बंद हो गए और धीरे धीरे ये नोटोरियस मामला भी ठंडा पड़ने लगा। इवेंचुअली लेटर्स आने का सिलसिला भी थम गया। लेकिन क्या सच में कोई सुराग नहीं था? क्योंकि आज एलिजाबेथ शॉर्ट के इंसिडेंट को 79 साल पूरे हो चुके हैं। फिर भी पुलिस को उसके कातिल के बारे में अब तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या कातिल सच में कभी पकड़ा नहीं जाएगा या वो शुरू से ही सबकी नजरों के सामने था? इन्हीं सवालों के बीच इन्वेस्टिगेशन के दौरान शक की सुई कुछ लोगों पर जाकर टिकती है। एक आदमी जिसने उसे आखिरी बार जिंदा देखा था, एक रहस्यमयी कार जिसे उस रात इलाके में देखा गया था, और फिर एक नाम जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है, वो है जॉर्ज होडल, एक अमीर और इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर जिसके पास मेडिकल एक्सपर्टीज था और जिसके अतीत में कई अंधेरे राज छिपे हुए थे। शॉर्ट केस के इनिशियल स्टेजेस में एलएपीडी और दूसरी एजेंसीज के टोटल 750 इन्वेस्टिगेटर्स ने काम किया था, जिसमें 400 शेरिफ डिप्टी और 250 कैलिफोर्निया स्टेट पेट्रोल ऑफिसर्स शामिल थे। इन लोगों ने पोटेंशियल एविडेंस की तलाश में कई जगहों को सर्च किया था, जिसमें पूरे लॉस एंजल्स की उफनती नालियां, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स और लॉस एंजल्स रिवर बैंक्स और भी कई जगहें शामिल थे।
लेकिन इन सर्च ऑपरेशंस से कोई और सबूत नहीं मिला। लेकिन इस कहानी ने तब एक सिनिस्टर टर्न ले लिया जब डिटेक्टिव स्टीव हॉडेल, जिसने इस केस पर काम किया था, उसने दावा किया कि उसका पिता जॉर्ज हॉडेल ही इस ग्रूसम मर्डर के पीछे था। हालांकि ये क्लेम उसने अपने पिता के मरने के बाद किया था, जबकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बार उसके पिता जॉर्ज हॉडेल को इंटरोगेट किया गया था। खैर, बाद में स्टीव हॉडेल ने इस केस पर एक किताब लिखी और उसमें लिखा कि ब्लैक डहलिया का कातिल और कोई नहीं बल्कि उसका अपना पिता डॉक्टर जॉर्ज हॉडेल ही है। और इसके कई कारण थे। सबसे पहला उसका डॉक्टर होना। जॉर्ज हॉडेल काफी अमीर फिजिशियन था और लॉस एंजल्स में उसका एक अपना प्राइवेट क्लिनिक भी था। और उसने अपने घर में एक सीक्रेट रूम भी बना रखा था जहां पर वो पेशेंट्स का इलाज करता था। और उस रूम में बिना उसकी परमिशन के किसी का भी एंटर करना अलाउड नहीं था। 1999 में जॉर्ज हॉडेल के मरने के बाद उसके बेटे को उसके सामान में से दो सस्पिशियस फोटोग्राफ्स मिली थी, जो कि उसे लगता था कि वो ब्लैक डाहलिया की ही फोटो है। ये फोटो मिलने के बाद स्टीव हॉडेल ने इस केस के बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की, तो उसे पता चला कि उसके पिता जॉर्ज हॉडेल और एलिजाबेथ शॉर्ट के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप था। और उसे ये भी पता चला कि वो दोनों डाउनटाउन लॉस एंजल्स के एक होटल में साथ देखे गए थे। स्टीव ने क्लेम किया कि जॉर्ज हॉडेल ने एलिजाबेथ की हत्या करने के 3 हफ्ते बाद 10 फरवरी 1947 को जीन फ्रेंच नाम की एक और लड़की का मर्डर किया था। उसकी मौत भी बिल्कुल एलिजाबेथ शॉर्ट जैसी थी और उसकी बॉडी भी एक पार्क में खाली जगह पर मिली और उसकी बॉडी पर रेड लिपस्टिक से लेटर बीडी लिखा हुआ था, जो कि शायद ब्लैक डाहलिया को इंडिकेट कर रहा था। जॉर्ज हॉडेल के पास एक ब्लैक कार भी थी, जो कि बिल्कुल वही सेम कार थी जो उस रात वहां पर देखी गई थी। और उस कार को इसके बाद पेंट भी कराया गया था। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कहानी का सबसे बड़ा सुराग? स्टीव ने यह भी बताया कि जॉर्ज का एक दोस्त था जो कि एक आर्टिस्ट था। अब यहीं से कहानी थोड़ी और अजीब होने लगती है, जैसे कुछ छुपा हुआ सच धीरे धीरे सामने आ रहा हो। क्योंकि जिस कंडीशन में एलिजाबेथ शॉर्ट की लाश मिली थी, वो उसके उसी आर्टिस्ट फ्रेंड के कुछ आर्टवर्क से इंस्पायर्ड था। और फिर एक और बात सामने आती है कि जॉर्ज होडल खुद भी एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। अब सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या शॉर्ट को जिस तरह मारा गया और उसकी बॉडी जिस हालत में पाई गई, वो क्या सिर्फ जॉर्ज होडल की एक बीमार सोच का हिस्सा था? क्या ये एक खतरनाक आर्ट एक्सपेरिमेंट था, या इसके पीछे कोई और कहीं ज्यादा डरावना सच छुपा हुआ था जितना हम सोच सकते हैं? खैर, इसके बाद जॉर्ज होडेल की एक रिकॉर्डिंग भी मिली जिसमें अलेजिडली उसने बताया था कि इस क्राइम को करने के बाद वो कैसे बच निकला। वैसे उसका पास्ट भी क्लीन नहीं था। पहले भी उस पर एलिगेशंस लगे थे। जॉर्ज की बहन और एक वक्त पर उसकी टीनेज डॉटर टैमर होडेल ने भी उस पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था। पर सबूतों की कमी की वजह से कोर्ट ने जॉर्ज होडेल को इन चार्जेस से बरी कर दिया था। यहां तक कि जब 1950 में जॉर्ज होडल फिलीपींस की राजधानी मनीला में शिफ्ट हुआ, उसके शिफ्ट होने के बाद 1967 में वहीं के एक लोकल पार्क में खाली जगह पर पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है। उसका भी कत्ल एलिजाबेथ शॉर्ट जैसे ही किया गया था। और जहां वो बॉडी मिली थी, उससे सिर्फ 500 मीटर ही दूर जॉर्ज होडल का घर भी था। लेकिन कानून सिर्फ शक पर नहीं चलता, उसे सबूत चाहिए होते हैं। और इस केस में वो कभी मिला ही नहीं। खैर, इस इन्वेस्टिगेशन की पूरी डिटेल 2003 में ही सामने आया, जब लॉस एंजल्स काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के आर्काइव्स में जॉर्ज होडल ब्लैक डाहलिया फाइल मिली। इस फाइल से पता चला कि 1950 में जॉर्ज होडल डाहलिया मर्डर केस में एक प्राइम सस्पेक्ट था। और इसलिए 15 फरवरी से 27 मार्च 1950 के बीच डीए के ऑफिस और एलएपीडी के 18 मेंबर वाली टास्क फोर्स ने उसके हॉलीवुड वाले घर में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस डिवाइस लगाया था। और डीए को मिली रिकॉर्डिंग्स में उसे ये कहते हुए सुना गया। उसमें होडेल बोल रहा था कि मान लो ब्लैक डाहलिया का कत्ल मैंने ही किया था, लेकिन अब वो इसे साबित नहीं कर सकते। अब तो वो मेरी सेक्रेटरी से बात भी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। और उसे शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। खैर, शायद अब उन्हें आखिरकार सच का पता चल गया है कि उसे मैंने ही मारा था। या फिर यह भी मुमकिन है कि अपनी सेक्रेटरी को भी मैंने ही मारा हो। लेकिन एलएपीडी के होमासाइड इन्वेस्टिगेटर्स ने होडल के इस स्टेटमेंट को ठोस सबूत नहीं माना, क्योंकि टाइमलाइन और लोकेशन का पता लगाने की तमाम कोशिशों के बावजूद वो ये साबित नहीं कर पाए कि होडल कभी शॉर्ट से मिला भी था। और उसकी कॉन्वर्सेशन की पूरी ट्रांसक्रिप्ट को ध्यान से पढ़ने से ये साफ पता चलता है कि होडेल को इस बात का पूरा शक था कि उसके घर में सर्वेलेंस डिवाइस लगाया गया है। और इसलिए उनका मानना था कि शायद इस तरह की प्रोवोकेटिव बातें कहकर वो पुलिस को बस चिढ़ा रहा था। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है कि ब्लैक डाहलिया मर्डर कभी खत्म ही नहीं हुआ। 1947 में
एलिजाबेथ शॉर्ट का कत्ल हुआ, जांच चली, सवाल उठे, सस्पेक्ट्स के नाम सामने आए, लेकिन सच हर बार बस एक कदम दूर रह गया। लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट ने 1950 के बाद इस केस पर एक्टिव इन्वेस्टिगेशन लगभग बंद कर दिया, लेकिन ये केस कभी ऑफिशियली क्लोज नहीं हुआ। आज 2026 में भी ये एक ओपन अनसॉल्व्ड कोल्ड केस है, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि ये अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे पुरानी अनसॉल्व्ड पहेलियों में से एक है। और सबसे रोंगटे खड़े करने वाली बात यह है कि जिस शख्स ने ये सब किया था, वो महज एक ऑर्डिनरी कातिल नहीं था, बल्कि एक बेहद चालाक और कोल्ड ब्लडेड शख्स था। कोई ऐसा जिसने शायद अपने समय से कहीं आगे की सोच रखी थी। एक ऐसा दिमाग जिसने हर सुराग को बड़ी बारीकी से मिटा दिया, हर चाल का पहले से ही अंदाजा लगा लिया और हर बार कानून से एक कदम आगे रहा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि वो कभी पकड़ा क्यों नहीं गया। सवाल ये है कि क्या उसे पकड़ पाना कभी मुमकिन भी था, या फिर सच शुरू से ही उस इंसान के दिमाग जितना पेचीदा और उलझा हुआ था, जिसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है।